हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। रात का वक्त था। चक्रवर्ती निवास में मृत्युंजय की कार आकर चक्रवर्ती निवास के सामने रुकती है तो बंगला किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मृत्युंजय के साथ उस गाड़ी से बाहर आते और ड्राइविंग सीट से राघव बाहर उसके पैसेंजर सीट से सुमित बाहर आता है। महक, जिसने स्काई ब्लू की सिंपल सी साड़ी पहन रखी, तो मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मैं आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो, क्या पूछना है? मृत्युंजय ने महक के हाथ को पकड़ते हुए, जिस पर महक मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आपने पहले तो कभी नहीं बताया कि आपकी कोई क्लासमेट है, वो भी फीमेल। मृत्युंजय महक की बात पर तिरछी नज़र से उसे देखते हुए बोला, अभी बताने के लिए पहले नहीं बताया। मृत्युंजय की बात सुन महक उसे देखते हुए बोले, ओह। मृत्युंजय महक के टूटे फूटे जवाब पर उसके चेहरे को पकड़ कर बोले, डोंट वरी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ मेरी क्लासमेट थी। मैं उसके इनविटेशन पर नहीं आया हूँ। उसके डैड और मेरे डैड काफ़ी अच्छे बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए मुझे उनके इनविटेशन पर आना पड़ा। महक मृत्युंजय की बात पर ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए, हाँ तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं कहा। मृत्युंजय फिर खुद को एक्सप्लेन करते हुए, मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब का तुम कुछ भी बकवास सोचो। अगर मुझे तुम्हें धोखा देना होगा तो मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगी, जबकि मैंने खुद तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगे, जबकि मैं तुमसे नाराज़ था। शोभित, जो कि उनके साथ चल रहा था, मृत्युंजय की तरफ देखकर, अरे यार भाई, महक जब कुछ नहीं कह रही तो आप खुद को बार बार एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, जैसे आपने उसे धोखा दिया। मृत्युंजय शोभित की बात सुन उसे देखते हुए, तुझे नहीं पता, लड़कियां सामने अच्छी बनती है, फिर बाद में हमें सुनाती है। आपको बहुत पता लड़कियों के बारे में, शोभित ने शरारत से कहा, जिस पर मृत्युंजय महक को देखने लगा, जो उसे ही घूर रही थी। जिस नज़र को महसूस कर मृत्युंजय जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, अरे नहीं, ये लड़का मुझे गाली खिला रहा है। शोभित मुस्कुराते हुए महक की तरफ देखा, डोंट वरी भाई की कोई नकली वाली गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। हाँ मुझे पता है, इसलिए शादी के एक हफ्ते बाद ही कंट्रोवर्सी में मुझे फंसना पड़ा था। क्या नाम था उसका? याद आया, मिताली शाह के साथ। महक ने कटाक्ष करते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय शोभित को तरेरते हुए बोला, और बखान करो मेरी। शोभित मुंह बनाकर राघव की तरफ देख कर बोला, चल यार, यहाँ पर किसी की तारीफ करने पर भी बेइज्जती मिलती, हम कुछ अच्छा सा खा पी लेते हैं। राघव शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते उसके साथ ड्रिंक काउंटर की तरफ चला जाता और मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ आता है। महक मृत्युंजय को हाथ को पकड़ चलते हुए मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, मैं आपके साथ पहली बार किसी पार्टी में आई हूँ, साल बाद। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं है। खुद की तारीफ करने के लिए बस कह दीजिए, आपकी जुबान कभी बंद नहीं होती। महक ने मुंह बनाकर कहा। मृत्युंजय उसे कुछ कहता उससे पहले ही तकरीबन 25 साल की एक लड़की भाग कर आती है और मृत्युंजय को गले लगाते हुए कहती, आई मिस यू मृत्युंजय। महक अचानक किसी लड़की के गले लगाने पर मृत्युंजय का चेहरा डार्क हो जाता है और जल्दी से उस लड़की को खुद से दूर करते हुए गुस्से में कहता है, मृदुला, बिहेव योर सेल्फ। मृदुला चक्रवर्ती, जो कि मृत्युंजय के पापा के बिजनेस पार्टनर हरिवंश राय चक्रवर्ती की बेटी और मृत्युंजय की कॉमन क्लासमेट थी। वहीं मृत्युंजय की थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ में मृदुला थोड़ा सा उदास होकर मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। अरे इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है, मुस्कुरा कर नहीं मिल सकते क्या? मृत्युंजय मृदुला की बात पर, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तुम खुद को भी तो बदल सकती हो ना, इस तरीके से किसी से क्या चिपकना। मृदुला मृत्युंजय की बात पर बोले, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, चलो डैड के पास चलते हैं। ये कहते हुए मृदुला मृत्युंजय को हाथ को पकड़ लेती है, जिस पर मृत्युंजय अपने हाथ को छुड़ाते हुए महक के हाथ की तरफ इशारा कर मृदुला से कहता है, मृदुला, मीट माई वाइफ महक मृत्युंजय सारंग। मृदुला मृत्युंजय की बात पर महक की तरफ देखती है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। प्रेगनेंसी के कारण महक थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी, बट वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। वहीं महक मृदुला की नज़र को खुद पर महसूस कर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते। मृदुला अजीब सा चेहरा बनाकर अपने सिर को हिलाकर बोले, हेलो। मृत्युंजय उसके रिएक्शन को इग्नोर कर महक के हाथ को पकड़ कर बोला, महक चलो अंकल के पास चलते हैं। इतना कहकर मृत्युंजय मृदुला को इग्नोर करके महक को लेकर हरिवंश राय जी की तरफ ले जाता है। मृदुला नफरत भरी नज़र से जाती हुई महक को देख हल्का सा मुस्कुरा कर उनके पीछे आ जाती है।
वहीं मृत्युंजय महक को हरिवंश राय जी के सामने लाकर इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो लोग काफ़ी गर्म मिजाज के साथ मिलते हैं। मृत्युंजय महक की तरफ इशारा करते हुए हरिवंश राय जी से बोला, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है अंकल। आपको डैड ने ज़रूर बताया होगा। तुम्हारे पापा के पास अपने बिजनेस के अलावा कोई दूसरा काम होता है? ज़रा पूछना उससे। आखिरी बार हमने बैठकर आराम से चाय कब पी थी? हरिवंश राय जी ने थोड़ा शिकायत जताते हुए कहा, जिसे सुनकर महक धीमी आवाज़ में हरिवंश राय जी से बोली, कोई बात नहीं सर, अब आप हमारे घर आइएगा, मैं आपको चाय के साथ पकौड़े तलकर भी खिलाऊंगा। मृदुला आते हुए महक की बात पर, मेरे पापा शुगर पेशेंट है, उन्हें ज़्यादा ऑयल और मीठा खाना माना है। ये सुनकर महक हल्का मुस्कुरा कर, कोई बात नहीं, मैं विदाउट शुगर चाय बना दूंगी। मृत्युंजय महक की बात पर हल्का मुस्कुरा हरिवंश राय जी से बोला, मेरी वाइफ को खाना बनाना बहुत पसंद है और बनाती भी अच्छी है। जिसमें मृदुला कटाक्ष करते हुए, कोई नई बात बताओ मृत्युंजय, आजकल हर लड़की को खाना बनाना आता है। हरिवंश राय जी मृदुला के हाथ को पकड़ कर बोले, मृदुला तुम मृत्युंजय की वाइफ को बाकी लोगों से मिलवाओ, मुझे मृत्युंजय से कुछ बात करनी है। मृत्युंजय हरिवंश राय जी के बात पर बोले, इट्स ओके अंकल, मैं अपने भाई के साथ आया हूँ। महक न लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती। मृदुला मृत्युंजय के बात सुन तिरछी मुस्कान के साथ बोली, क्या हो गया मृत्युंजय, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को चोट पहुँचा दूंगी? मृदुला की बात पर महक कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसे इग्नोर कर महक को शोभित और राघव की तरफ भेज देता है। वहीं मृत्युंजय के रिएक्शन पर मृदुला उसे घूरने के बाद दूसरी तरफ चली जाती है। मृदुला के जाने के बाद हरिवंश राय जी मृत्युंजय की तरफ देख कर बोले, मृत्युंजय तुमने शादी कर ली और इस बारे में किसी को बताया भी नहीं। मृत्युंजय हरिवंश राय जी के बात पर बोले, मेरी शादी के बाद पूरी इंडिया को पता है अंकल, और वो बात अलग है कि दुल्हन कोई और है, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपनी पागल बेटी को संभाल कर रखेंगे। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, बट आपके इंसिस्ट करने पर मुझे आना पड़ा। मृत्युंजय की बात पर हरिवंश राय जी उसे देखते हुए, मृत्युंजय उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बचपन से तुम्हारे पीछे पागल है। इतनी मुश्किल से मैंने उसे स्वीडन में रखा था, ये सिर्फ मुझे पता है। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, मुझे नहीं जानना कि आपने कितने आसानी और कितने मुश्किल से उसे रखा था, लेकिन अगर आपके वापस आने पर मेरी फैमिली या मेरी वाइफ को कोई भी दिक्कत हुई, सो आई डोंट नो, मैं क्या करूँगा आपकी बेटी के साथ। मृत्युंजय के पॉजिटिवनेस को देखते हुए हरिवंश राय जी अपना सिर हिलाकर बोले, तुम आराम से पार्टी अटेंड करो, मृदुला कुछ नहीं करेगी, मैं बाकी गेस्ट को अटेंड करता हूँ। मृत्युंजय हरिवंश राय जी के बात पर बोला, एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं आपको बुलाने पर बस यहाँ आया हुआ था, अब मुझे इजाज़त चाहिए। हरिवंश राय जी हैरान होकर बोले, तुम अभी आए हो मृत्युंजय और जाने की बात कर रहे हो? मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, जी हाँ, इजाज़त चाहता हूँ, बाय। इतना कहकर मृत्युंजय बिना उनकी बात सुने महक और शोभित के पास आ जाता है। मृत्युंजय उन लोगों के पास आकर बोला, एक इम्पोर्टेंट काम पे याद आ गया है, मैंने अंकल से बात कर ली और इजाज़त भी ले ली, हम चले? महक मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोली, और डिनर? मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ कर बोला, यहाँ का खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम किसी 5 स्टार होटल में चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं। महक मृत्युंजय की बात पर मृदुला की तरफ देखती है, जो कि उन्हें की तरफ आ रही थी, जिस पर वो जल्दी से अपना सिर हिला देती है, तो मृत्युंजय उसे अपने साथ लेकर पार्किंग की तरफ चला जाता है। शोभित और राघव एक दूसरे को देखने के बाद उनके पीछे चले जाते हैं। मृदुला उन लोगों के जाता हुआ देखकर गुस्से में पार्टी से निकाल अपने कमरे की तरफ चली जाती है और तोड़-फोड़ करने लगती है। कुछ सर्वेंट जाकर हरिवंश राय जी को इस बारे में बताते हैं तो जल्दी से कमरे में जाते हैं। मृदुला के हाथों से खून बह रहा था और उसने कांच को पकड़ रखा था। हरिवंश राय जी जल्दी से मृदुला को संभालते हुए बोले, मृदुला होश में आओ। मृदुला हरिवंश राय जी को खुद से दूर धक्का देते हुए चिल्लाकर बोले, आपको पता था ना मैं मृत्युंजय से प्यार करती हूँ, सबको पता था ना मैं मृत्युंजय से प्यार करती हूँ, तो उसने मुझे धोखा क्यों दिया? हरिवंश राय जी मृदुला की बात पर बोले, मृदुला मृत्युंजय तुम्हें प्यार नहीं करता, बकवास मत करो, संभालो खुद को। मृदुला गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मुझे मृत्युंजय चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए। हरिवंश राय जी अपना सिर हिला बोले, मैं मृत्युंजय से बात करूँगा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ और ये कांच फेंको।
मृदुला कांच को फेंक कर बिस्तर पर बैठ गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे मृत्युंजय चाहिए वरना मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। हरिवंश राय जी उसे गले लगा लेते हैं तो मृदुला उनके कमर पर हाथ लपेट कर रोने लगती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और प्रकृति का इंटरव्यू अच्छे से हो गया था और वो वापस कर्नाटक चले गए थे। उसने दोबारा ऋतिक से किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। इसी तरह 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन बाद शाम का वक्त सिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर। रिद्धिमा के चिल्लाने की आवाज़ पर पूरे ऑपरेशन थिएटर में शोर कर रहे थे और वो बार बार राजीव को मार रही थी, जो कि उसी के साथ में ऑपरेशन थिएटर के अंदर था। रिद्धिमा की मॉम शारदा जी भी वहाँ पर थी और उन्हीं के अंदर में रिद्धिमा की नॉर्मल डिलीवरी की जा रही थी। रिद्धिमा के मारने पर राजीव मुंह बनाते हुए शारदा जी की तरफ देख कर बोला, मॉम आप कुछ कहेंगे अपनी बेटी से? आप मॉम क्यों कह रहे हो? मेरा हाथ पकड़ो, रिद्धिमा ने राजीव पर चिल्लाते हुए कहा। राजीव गहरी सांस लेकर रिद्धिमा के हाथ को पकड़ कर बोला, डू यू वांट टू बाइट माई हैंड? आहा! राजीव इसलिए चीखा क्योंकि रिद्धिमा ने उसके कहते हैं उसके हाथों को जोर से काट लिया था, जिसे सुनकर डॉक्टर बत्रा राजीव की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर वैष्णव, पेन में मैडम है, आप नहीं तो प्लीज़ चिल्लाएं नहीं। राजीव अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर बत्रा से बोला, इसने मुझे काटा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ मैं। शारदा जी रिद्धिमा के हाथ को पकड़, रिद्धि तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई थी ना, तुम्हारे पापा ने कहा था कि हमारे घर में एक स्ट्रॉन्ग परी ने जन्म लिया है और अब तुम भी एक प्यारी सी परी को जन्म देने वाली हो ना, तो खुशी खुशी उसे आने दो। रिद्धिमा रोते हुए शारदा जी से बोली, बी बट इट्स हर्ट्स माँ। राजीव रिद्धिमा के चेहरे को सहलाते हुए, ये पहली और आखिरी है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ रिद्धि थोड़ा सा और। रिद्धिमा अपने आंसू भरी नज़रों से राजीव की तरफ देखते हुए उसके हाथ को कस कर पकड़ लेती है तो राजीव उसकी नम आंखों पर किस कर लेता है। तभी ऑपरेशन थिएटर में एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ करने लगती। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन राजीव रिद्धिमा के होठों पर चूमते हुए बोला, रिद्धि यू आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, आई प्राउड ऑफ यू। इतना कहकर राजीव रिद्धि के माथे पर किस कर लेता है और डॉक्टर की तरफ देखता है जो कि बच्चे को चुप करवा रहे थे, जिसे देखकर राजीव अपना हाथ आगे करते हुए बोला, डॉक्टर मुझे दीजिए। डॉक्टर बत्रा बच्चे को राजीव के हाथ में दे देती है तो राजीव उस बच्चे को रिद्धिमा के सीने पर रखते हुए कहता है, रिद्धि हमारा बेबी। यह कहते हुए राजीव के गालों पर आंसू की लकीरें खिंच जाती है। शारदा जी राजीव की आंखों के आंसू को देखते हुए बोली, तुम क्यों रो रहे हो राजीव? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे घर में एक राजकुमार आया है। राजीव शारदा जी के बाद वो अपना सिर हिलाते हुए अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरता है तो बच्चा रोना बंद कर देता है। रिद्धिमा अपने बच्चे के माथे पर चूमती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है, जिसे देखकर राजीव घबरा जाता है। तो शारदा जी राजीव के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, राजीव मत घबराओ, थक गई है ना इसलिए बेहोश हो गई है, 1 घंटे में उसे होश आ जाएगा। शारदा जी की बात सुनकर राजीव अपना सिर हिलाकर डॉक्टर बत्रा की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को साफ कर दीजिए। डॉक्टर बत्रा राजीव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए उसके बच्चे को अपनी गोद में लेकर क्लीनिंग रूम की तरफ चले जाते हैं और राजीव ऑपरेशन थिएटर से बाहर जहां बाहर तारा, गजेंद्र जी और सारंग फैमिली से मृत्युंजय, शोभित और ऋतिक खड़े हुए थे। तारा जल्दी से राजीव को बाहर आया हुआ देख उसके पास आकर बोली, हमने बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी, बच्चा ठीक तो है ना? और रिद्धिमा? राजीव तारा की बात पर बोला, मॉम आपको मेरे चीखने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्यों? तुम डिलीवरी कर रहे थे क्या? मृत्युंजय ने सवाल किया, जिसके जवाब में राजीव अपना हाथ दिखाते हुए फ्रस्ट्रेशन में बोला, देखो उसने मुझे कितने जोर से काटा है। मृत्युंजय एक नज़र राजीव के हाथ को देख गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड मेरी बेबी के टाइम पर मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं गया था, वरना मेरी वाली भी मुझे ऐसे ही मारती पीटती। जिसे सुनकर राजीव मुँह बनाते हुए तारा की तरफ देख कर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम, आप दादी बन गई हो। गजेंद्र जी राजीव के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोले, और मुझे कांग्रेचुलेसन कौन कहेगा? आपने मुझे तो नहीं कहा कि बेटा हुआ है, बधाई हो तुम बाप बन गए, और मैं आपसे नहीं कहा तो आपने मिर्ची लग रही है, राजीव ने नाराज़गी से कहा। जिसमें मृत्युंजय राजीव को गले लगाते हुए बोला, बधाई हो मेरे दोस्त, तुम बाप बन गए। वैसे बेटा है या बेटी? राजीव खुशी से मुस्कुराते हुए बोले, मेरा बेटा हुआ है। मृत्युंजय राजीव की बात पर 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे को भी यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा, साथ में नामकरण रखते हैं। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है। जिसे देखकर तारा राजीव से बोली, मेरी बहू और मेरा पोता कहाँ है? राजीव तारा की बात पर बोला, बच्चे को साफ करने के लिए कर गए हैं और रिद्धिमा को क्लीन करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है।
राजीव की बात पर सब लोग अपना सिर हिला देते हैं। शोभित भी राजीव को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और ऋतिक भी उसे बधाई देता है। तभी ऋतिक का फ़ोन बजने लगता है। ऋतिक एक्सक्यूज़ मी कहकर अपना कॉल अटेंड करते हुए गार्डन की तरफ चला जाता है। ऋतिक गार्डन में आकर अपना कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सेल्वन ऋतिक से बोला, हेलो। बोला, बॉस, आपने प्राकृतिक मैडम के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। उनके घर में शादी की तैयारी चल रही है। जिसे सुनकर ऋतिक की पकड़ सेल्वन के हाथ पर मजबूत हो जाती है और सेल्वन अपने दांत पीसते हुए कहता है, किसकी शादी हो रही है? प्रकृति मैम की। लड़का अमेरिका में रहता है और उनके घर वालों ने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखी थी, सेल्वन ने जवाब दिया। जिसे सुनकर ऋतिक गहरी आवाज़ में बोला, जेट रेडी करो। जिस पर सेल्वन ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, भास्कर झा, तुम मरना चाहते हो और मैं ये ख्वाहिश तुम्हारी ज़रूर पूरी करूँगा। इतना कहकर ऋतिक अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ने के बजाय सीधा हॉस्पिटल से बाहर की तरफ ले जाता है और मृत्युंजय को मैसेज कर देता है। मित्तल एंड चावला हाउस में इन 10 दिनों में नित्या ने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बॉडीगार्ड के कारण उसका बेडरूम से निकलना भी मुश्किल था। तभी बाहर रोल्स रॉयल आकर रुकती है। नित्या बालकनी में खड़ी हुई तो उसकी नज़र भी रोल्स रॉयल पर जाती है। करण अपने ड्रेसिंग अवतार में गाड़ी से बाहर आता है। अपने सन ग्लासेस सुधारते हुए बॉडीगार्ड की तरफ फेंक देता है, जिसे बॉडीगार्ड कैच कर लेता है। नित्या आते हुए करण को देखकर खुद से बोली, कोई और लड़के को देखकर थोड़ी एक्साइटमेंट हो भी जाती है, लेकिन इसे देखकर तो उल्टी करने का मन करता है। करण सिर उठाकर नित्या की तरफ देखकर आईब्रो ऊपर करते हुए उसे इशारे दिखाता है, जिस पर नित्या मुंह बनाकर कमरे के अंदर आ जाती है। नित्या कमरे में आकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। करण बेडरूम में आकर चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता और नित्या को न देखकर अपने कपड़े उतारते हुए बिस्तर पर फेंक देता है। कुछ देर में नित्या वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र टॉवल पहनकर फ़ोन चलाते हुए बैठे करण पर जाती है, जिसे देखकर नित्या करण को देखकर इरिटेट होकर बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों शर्म आने लगी? करण ने अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए कहा, जिस पर नित्या अपने दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे अलावा अब एक लड़की भी रहती है, लेकिन वो लड़की मेरी बीवी है, तो उसके सामने मैं जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। करण ने फिर से जवाब दिया, जिसे सुनकर नित्या करण के सामने आकर बोली, मुझे ऐसे बेशर्म लोग नहीं पसंद। पता नहीं किस ठंडी छड़ी से बनी हुई हो। तुम्हारा पति दिखने में इतना सेक्सी है और सबसे इम्पोर्टेंट 7 दिन बाद मैं वापस आया हूँ। तुम्हें तो प्यार से मुझे गले लगाकर चूम लेना चाहिए और तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। करण ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर नित्या अपने दांत पीस कर करण को देखते हुए, तुम्हें देखकर मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती। करण अपना फ़ोन बिस्तर पर रख झटके से नित्या को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बिस्तर पर सुला उसके ऊपर उसके दोनों हाथों को पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए कहता है, मेरी नज़दीकी से तुम्हारे दिल की धड़कन 120 डिग्री चल रही है और कहती है, वही मुझे देखकर एक्साइटमेंट नहीं होती। नित्या स्पीचलेस हो चुकी थी और करण की गहरी आंखों में देखने लगती है, जिस पर करण धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है और नित्या उल्टे हाथ उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती है और उसे खुद से दूर धक्का दे देती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।